साथियों नमस्कार। पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू भाग 8 में आपका स्वागत है। लेखक डेविड जे स्वार्टज ने पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू में अपनी सोच को विकसित करने के 13 सिद्धांत बतलाए हैं। उन सिद्धांतों की श्रृंखला में आज के ऑडियो में प्रस्तुत है 8वां सिद्धांत, जिसका नाम है अपने विचारों को अपना दोस्त बनाए। जी हाँ, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाए। ऑडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को कर दीजिए लाइक। तो लीजिए शुरू करते हैं 8वां सिद्धांत, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाए। क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, यह दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरे के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। आपको यह बताने के लिए भी भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको पसंद करता हूँ या मैं आपसे नफरत करता हूँ, या मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको यह कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, या मैं बोर हो चुका हूँ, या मैं भूखा हूँ, या लोग इन वाक्यों को बिना आवाज़ किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब है। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थियों, पतियों, पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, बल्कि आप ऐसा अक्सर करते हैं। फिल्मों और टीवी सीरियलों के लोकप्रिय अभिनेता दरअसल अभिनय नहीं करते, अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते। इसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच यह कल्पना करने लगते हैं कि वे अभिनय किए जाने वाले पात्र के शरीर में घुस गए हैं। उन्हें यह करना ही पड़ता है, इसके बिना वे नकली लगेंगे। उनके अभिनय में जान नहीं आ पाएगी और उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। पुस्तक में लेखक आगे कहते हैं, हाव भाव से, आवाज़ की टोन से और आवाज़ के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैयों को समझ जाते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल ही में हुआ है। अगर हम काल चक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी में मान से मनुष्य ने इस सुबह बोलना शुरू किया है। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों साल तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ संप्रेषण के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के हाव भाव और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक
स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज़, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो संप्रेषण का माध्यम है। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रिय होती है कि वे असली और नकली का फर्क तत्काल समझ लेते हैं। प्रोफेसर आर्विन अमेरिका के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं। वे कहते हैं, सच कहा जाए तो उपलब्धि के लिए सुविधाओं और योग्यताओं के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। मेरा यह मानना है कि इस उत्प्रेरक को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है, जिसका नाम है रवैया। रवैया सही होगा तभी आप अपनी योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। रवैये से फर्क पड़ता है। सही रवैया वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाता है। सही रवैये वाला दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। इन 3 रवैयों को विकसित करें, इन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाएं जो आगे बतलाए जा रहे हैं। जिसमें पहला रवैया है, मुझे उत्साह है। मुझे उत्साह है का रवैया हमेशा विकसित करना चाहिए। दूसरा, आप महत्वपूर्ण है का रवैया विकसित करना चाहिए। और तीसरा, सेवा भाव का रवैया विकसित करना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं, जिन लोगों में आत्मा महत्ता का भाव गहराई तक नहीं होता वे हमेशा औसत जिंदगी जीते रहेंगे। अच्छी तरह से इस बात को समझ ले, आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव करना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि इससे आप ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इन बातों को आजमा कर देखें, जिसमें पहली बात है तारीफ़ करने की आदत डालें। दूसरों को यह बताने का नियम बना ले कि आप उनके लिए काम की तारीफ़ करते हैं। कभी भी किसी को यह महसूस न होने दें कि आप उसके काम को रूटीन काम मान रहे हैं। गर्मजोशी से सच्ची मुस्कुराहट के साथ तारीफ़ करें। मुस्कुराहट से दूसरों को पता चलता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर खुश हुए हैं। दूसरों को यह बताकर उनकी तारीफ़ करें कि आप उन पर कितने निर्भर हैं। गंभीरता से बोला गया इस तरह का वाक्य, जिम, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मेरा काम कैसे चल पाता, लोगों को उनके महत्व का एहसास करा देता है और इसके बाद वे आपके लिए पहले से ज़्यादा और बेहतर काम करते हैं। सच्ची व्यक्तिगत तारीफ करने की आदत डालें। लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं, चाहे किसी की उम्र 2 साल हो या 20 साल या 9 साल या फिर 90 साल। हर व्यक्ति अपनी तारीफ का भूखा होता है। उसे यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि वह अच्छा काम कर रहा है, कि वह महत्वपूर्ण है। ऐसा न लगने दे कि आप केवल बड़ी उपलब्धियों की ही सराहना कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों की तारीफ उनके लिए उपहार होती है। उनकी वेशभूषा, उनके काम करने का तरीका, उनके विचार, उनकी वफादारी, उनकी मेहनत। उपलब्धियों पर लोगों को चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ करें, किसी विशेष सफलता पर फ़ोन करें या फिर उनसे मिलने जाए। यह सोचने में अपना समय या अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद न करें कि कौन से लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं, कौन से महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव न करे। हर व्यक्ति, चाहे वह स्वीपर हो या कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, आपकी नज़रों में सभी महत्वपूर्ण हैं,
किसी के साथ घटिया व्यवहार करके आप उससे बढ़िया परिणाम की उम्मीद नहीं रख सकते। दूसरी बात, लोगों का नाम लेने की आदत डालें। हर साल चतुर निर्माता दूसरे निर्माताओं से ज़्यादा ब्रीफकेस, पेंसिल, बाइबिल और सैकड़ों दूसरे सामान बेच लेता है। कारण यह होता है कि वे अपने सामान पर खरीदार का नाम लिख देते हैं। लोगों को अपने नाम का संबोधन अच्छा लगता है। जब किसी का नाम लिया जाता है तो उससे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में शहद घोल दिया गया हो। आपको दो खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाम का उच्चारण सही करें और उसकी स्पेलिंग में गलती न करें। अगर आप गलत उच्चारण करते हैं या गलत स्पेलिंग लिखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि आपकी नज़रों में उसका कोई महत्व नहीं है। एक और बात ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे लोगों से बात करें जिन्हें आप ठीक से न जानते हो, नाम के पहले उचित संबोधन मिस, मिस्टर या मिसेज लगाना न भूलें। आपके ऑफिस का चपरासी जोन्स के बजाय मिस्टर जोन्स कहा जाना ज़्यादा पसंद करता है। यही आपके अधीनस्थ कर्मचारी के बारे में भी सही है। यही हर तरह के, हर जगह के लोगों के बारे में सही है। इन छोटे छोटे टाइटल्स से लोग अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। तीसरी बात, प्रशंसा को झपटने के बजाय उसका निवेश करें। हाल ही में मैं एक कंपनी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गया। उस शाम डिनर के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पुरस्कृत देने की घोषणा की। इनमें एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। इन दोनों ही मैनेजर्स को संगठन ने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का लिए चुना था। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने इन मैनेजर्स से कहा कि वे 15 मिनट में लोगों को यह बताए कि उनके संगठनों ने यह काम इतनी अच्छी कैसे कर लिया। पहला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मुझे बाद में पता चला कि उसे 3 महीने पहले ही मैनेजर बनाया गया था और इसलिए वह अपने संगठन के शानदार प्रदर्शन के लिए आंशिक रूप से ही जिम्मेदार था। उठा और उसने लोगों को बताया कि उसने ऐसा किस तरह किया। उसने यह बताया जैसे उसके प्रयासों और उसके केवल प्रयासों से ही उस संगठन की बिक्री इतनी बड़ी है। उसके भाषण में बार बार इस तरह के वाक्य आ रहे थे, जब मैंने काम संभाला तो मैंने यह किया, मैंने वह किया। जब मैं आया तो हर चीज़ गड़बड़ थी, परंतु मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। यह आसान नहीं था, परंतु मैंने परिस्थितियों का अध्ययन किया और मैंने निश्चय किया कि चाहे जो हो मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उसके बोलते समय उसके संगठन के सेल्समैनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सफलता का सारा श्रेय खुद ही लिए जा रहा था और उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। रिकॉर्ड सेल्स में सेल्समैनों की कड़ी मेहनत का योगदान है, इस बात को मैनेजर ने नहीं बताया था। इसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने अपनी बात कही, परंतु इस महिला की शैली बिल्कुल अलग थी। पहले तो उसने बताया कि उसके संगठन को जो सफलता मिली है वह उसकी टीम के जी जान से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता के असली हकदार तो उसके सेल्समैन हैं। इसके बाद उस मैनेजर ने अपने हर सेल्समैन को खड़े होने के लिए कहा ताकि वह हर एक को उसके प्रयास के लिए बधाई दे सके, उसकी तारीफ कर सके। दोनों के व्यवहार में कितना फर्क था। पहले मैनेजर ने वाइस प्रेसिडेंट की तारीफ झपट कर रख दी और खुद की पूरी तारीफ हड़प कर गया। उसके ऐसा करने से उसके अपने ही लोग उससे चिढ़ गए
उसके सेल्समैनों का मनोबल कम हो गया। दूसरी मैनेजर ने तारीफ को अपने सेल्समैनों में बांट दिया, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया और वे भविष्य में ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए। यह मैनेजर जानती थी कि ज़्यादा लाभ कमाने के लिए पैसे की तरह तारीफ का भी निवेश करना चाहिए। वह जानती थी कि सेल्समैन की इस तरह की तारीफ करने से वे अगले साल और ज़्यादा मेहनत करेंगे। याद रखें, प्रशंसा ही शक्ति है। अपने सुपीरियर से मिलने वाली तारीफ का निवेश करें। अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ को पहुंचा दे ताकि वे भविष्य में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हो। जब आप तारीफ बांटते हैं तो आपके अधीनस्थ यह समझ लेते हैं कि आप उन्हें मूल्यवान समझ रहे हैं। यहाँ एक दैनिक अभ्यास दिया जा रहा है जिसके बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। अपने आप से हर दिन यह पूछे, मैं अपनी पत्नी और परिवार को सुखी बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूँ। यह बहुत आसान लगता है, परंतु यह बड़े काम का नुस्खा है। एक शाम मैं सेल्स ट्रेनिंग कार्यक्रम में यह चर्चा कर रहा था, सफल सेल्समैन बनने के लिए सही घरेलू माहौल कैसे बनाएं। अपनी बात को समझाने के लिए मैंने सेल्समैनों से पूछा जो सभी शादीशुदा थे, आखिरी बार क्रिसमस को, अपनी शादी की सालगिरह को या अपनी पत्नी के जन्मदिन को छोड़कर आपने कब उसे कोई खास तोहफा दिया था। मैं भी जवाबों को सुनकर हैरान रह गया। 35 सेल्समैनों में से सिर्फ एक ने पिछले महीने अपनी पत्नी को तोहफा दिया था। समूह में से कईयों का जवाब था 3 से 6 महीने पहले, और 1/3 का जवाब था मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कब तोहफा दिया हो। कल्पना कीजिए, और इसके बाद भी कई लोग यह ताज्जुब करते हैं कि उनकी पत्नी के साथ उनका व्यवहार नहीं करती जैसा सिंहासन पर बैठे सम्राट के साथ किया जाता है। मैं इन सेल्समैनों को यह समझाना चाहता था कि सच्चे दिल से दिए गए तोहफे के जादू की ताकत होती है। अगली शाम को मैंने एक फूल वाले से सत्र के आखिर में बुलाया। मैंने उसका परिचय अपने सेल्समैनों से करवाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आज आप यह देखें कि तोहफा देने से घरेलू माहौल किस तरह सुधारा जा सकता है। मैंने इस फूल वाले से कहा कि वह आपको एक गुलाब का फूल सिर्फ 50 सेंट में उपलब्ध कराए। अगर आपके पास 50 सेंट ना हो या आप सोचते हो कि आपकी पत्नी इस लायक नहीं है कि उस पर इतनी बड़ी रकम खर्च की जाए, इस बात पर सब हंसे, तो मैं अपनी तारीफ से उनके लिए गुलाब खरीद दूंगा। मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप गुलाब लेकर अपनी पत्नी के पास जाए और कल शाम को आकर बताएं कि इसका उस पर क्या असर हुआ। और हाँ, उसे यह मत बताना कि आपने यह गुलाब उसके लिए कैसे और कहाँ से खरीदा। वे समझ गए। बिना अपवाद के हर व्यक्ति ने अगली शाम को आकर बताया कि 50 सेंट के छोटे से निवेश से उनकी पत्नी खुश हो गई। अपने परिवार के लिए अक्सर कुछ खास करें। जरूरी नहीं कि आप कोई महंगा तोहफा ही खरीदें। महत्व इस बात का होता है कि आपको उनकी याद रही। ऐसा कुछ जो आपके परिवार के प्रति आपका प्रेम या परवाह प्रदर्शित करे, कारगर होगा। अपने परिवार को अपनी टीम में शामिल करें, उसका सुनियोजित रूप से ध्यान रखें। इस व्यस्त भागदौड़ भरे युग में कई सारे लोग अपने परिवार के लिए समय निकाल पाने में असमर्थ है, लेकिन अगर हम योजना बनाकर चले तो अवश्य ही समय निकलेगा। एक वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे एक तरीका बताया जो उसके हिसाब से बहुत कारगर था। मेरे काम में बहुत जिम्मेदारियां हैं और हर शाम को ढेर सारा काम घर ले जाने के अलावा
मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता, परंतु मैं अपने परिवार को अनदेखा या नज़रअंदाज नहीं करता, क्योंकि वही तो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हीं के लिए तो मैं इतनी बड़ी और इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ। मैंने एक टाइम टेबल बना लिया है जिससे मैं अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान दे पाता हूँ और अपने काम पर भी। हर शाम 7:30 से 8:30 तक मैं अपने दोनों बच्चों को समय देता हूँ। मैं उनके साथ खेलता हूँ, उन्हें कहानियाँ सुनाता हूँ, उनके साथ तस्वीरें बनाता हूँ, उनके सवालों का जवाब देता हूँ, यानी जो वे चाहते हैं वही करता हूँ। इस 1 घंटे के बाद मेरे बच्चों को तो संतोष होता ही है, मैं भी पूरी तरह तरोताज़ा हो जाता हूँ। 8:30 पर वे सोने चले जाते हैं और मैं 2 घंटे तक काम करता हूँ। 10:30 पर मैं अपना काम बंद कर देता हूँ और 1 घंटा अपनी पत्नी के साथ बिताता हूँ। हम बच्चों के बारे में, उसके कामकाज के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। दिन खत्म करने के लिए यह 1 घंटा बहुत शानदार साबित होता है। मैं रविवार को पूरी तरह अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखता हूँ। पूरा दिन उनका होता है। मैं अपने परिवार की तरफ पूरा ध्यान देने के लिए योजना बनाता रहता हूँ, जो न सिर्फ उनके लिए अच्छा है बल्कि मेरे लिए भी अच्छा है। इससे मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है। अंत में लेखक संक्षेप में उन रवैयों का आकलन करके पुनः बता रहे हैं जिससे हम अपने कार्यों को ज़्यादा ढंग से कर सकते हैं। जिसमें पहला है, मुझ में उत्साह है का रवैया विकसित करें। आप में जितना उत्साह होगा आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप 3 तरह से अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं, जिसमें ए तरीका बतलाया गया है इस किताब में, गहराई में जाए। जब आपको कोई चीज़ नीरस लगे तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, इससे उत्साह बढ़ता है। बी, हर काम दिल से करें। आपकी मुस्कुराहट, आपका हाथ मिलाना, आपकी चर्चा, आपकी चाल, हर बात में उत्साह और गर्मजोशी दिखनी चाहिए। जिंदा दिली से काम करें। सी, अच्छी खबर फैलाए। किसी भी व्यक्ति ने बुरी खबर सुनाकर कोई अच्छी चीज़ हासिल नहीं की। दूसरी बात यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, आप महत्वपूर्ण है का रवैया विकसित करें। जब आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो लोग आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। ये 3 बातें हमेशा याद रखें। हर मौके पर तारीफ करें, लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराए। बी, लोगों को उनके नाम से बुलाए। तीसरी बात, पहले सेवा वाला रवैया विकसित करें और पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। हर काम में यह नियम बना ले, लोग आपसे जितनी उम्मीद करते हैं आप उससे ज़्यादा ही उन्हें दे पाते हैं। तो यह था इस पुस्तक का 8वां भाग, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से अपने रवैये को परिवर्तित करके अपने जीवन को सुखमय और कामयाब बना सकते हैं। इस भाग के अंत में मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस ऑडियो को कर दे लाइक, तथा इस बड़ी सोच का बड़ा जादू के भाग जो इस चैनल पर पूर्व से प्रसारित है उन्हें भी ज़रूर सुने और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें। इस संपूर्ण ऑडियो से जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।